Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing good. Welcome back to another video. So basically first of all long time no see, बहुत टाइम हो गया था मुझे वीडियोस अपलोड किए हुए और आज मैंने सोचा कि अब से वीडियोस अपलोड करनी चाहिए डेली। सो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि अब से मैं वीडियोस अपलोड करूँ। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक को कैसे कवर करना है और किन टॉपिक्स पे मोर फोकस होना चाहिए। सो यस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि फिर मेरे लिए आसानी हो। ठीक है, मेरा ओपिनियन तो यही है कि इट वुड बी ग्रेट इनफ कि अगर हम पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करें। सो इंशाल्लाह मैं पास्ट पेपर्स भी करवाऊंगी और उससे रिलेटेड MCQs भी करवाऊंगी ताकि हमारे जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो तो मेजर कवर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग एंजाइम के MCQs सॉल्व करेंगे एंड देन पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। प्रोफेशनल, ये डॉक्टर और प्रोफेशनल इंस के MCQs हैं। ये सॉल्व करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो इसके नेक्स्ट पेज पे ही है। So first of all, MCQ number 1 है, which one of the following best describe the enzyme? So yes, enzymes are biocatalyst। क्यों? क्योंकि enzyme जो है वो chemical reactions को perform कराते हैं। like उनके जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ना वो विद दी हेल्प ऑफ द इंजाइम हो रहा होता है। ये स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। सो इसलिए इसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं क्योंकि बायो मीन लाइफ, लिविंग रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो ये इंजाइम्स परफॉर्म करवाता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बायो कैटलिस्ट होगा, नॉट ओनली कैटलिस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बॉडी से इंजाइम को निकलवा के फिर नॉन लिविंग रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता। एंड देन MCQ नंबर 2 है, बायो कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेज जो स्पीड अप करता है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उसको हम कोएंजाइम्स कहते हैं, एलो एंजाइम्स कहते हैं, कि एंजाइम्स कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एंजाइम्स है क्योंकि बायो कैटलिस्ट जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को इनसाइड द लिविंग सिस्टम वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं एंड देन केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल होती है डाइजेशन की। अगर हम डाइजेशन को लें तो हमारे प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं ईजिली जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजाइम्स। अगर इंजाइम नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स वो डाइजेशन नहीं हो पाएगी, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे अमाइनो एसिड्स में। देन अमाइनो एसिड्स या तो रीअब्जॉर्ब होते हैं या फिर नॉन जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं उनको फॉर्म करता है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे स्ट्रक्चरल जो हमें लाइक क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होता है, जबकि इंजाइम यूज होता है टू परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन सच एज ये ग्रो लाइक enzymes यूज होता है। सो enzymes यूज सो बेसिकली एंजाइम यूज होते हैं टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन सच एज ग्रोथ कैसे हो रही है, रिपेयर बॉडी टिश्यूज कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम हो रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 3 है, व्हेन कंपेयर विद द साइज ऑफ सबस्ट्रेट व्हाट इज़ द साइज ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। सो आपको पता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल ज़रा लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। एंजाइम मॉलिक्यूल के पास एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है, तो ऑफ कोर्स एंजाइम बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एक्टिव साइट जो एक छोटी सी साइट है जिसमें सबस्ट्रेट फिट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। Next MCQ is specific type of enzyme can react with a specific type of substrate. This is the modified theory of two scientists. One is Felden and other is। तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, you can skip, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। The term enzyme was first coined by Friedrich William Coney in the year। So ये 1878 है, ये क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। जब स्टेप वगैरह के पेपर्स हुए थे आपको पता ही है, तो वहाँ पे एयर पूछ रहे थे, लेकिन कभी भी DHS या फिर JSMU IBA कोई भी टेस्ट ले रहा है वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। इवन NTS के ज़माने में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे। Which of the following molecule also perform the function of enzyme according to Thomas Sack and Sidney Altman। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन राइबोन्यूक्लिक एसिड है क्योंकि आपको पता है कि enzymes all enzymes are proteinaceous in nature except राइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ enzymes होते हैं जो proteinaceous in nature नहीं होते, वो वर्क कर रहे होते हैं एज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास RNA होगा क्योंकि ये बुक की लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। सारे एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर नहीं होते, कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड इन नेचर भी होते हैं। सो यस, जो परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एंजाइम वो हमारा RNA होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंजाइम जनरली? तो ऑफकोर्स जनरली प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, ये अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। What is the impact of an enzyme low upon activation energy of reaction? तो यहाँ पे है low, do not play any role, speed up और none। तो speed up करता है chemical reaction को by lowering the
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो करेक्ट ऑप्शन लोअर डाउन होगा, क्योंकि जब भी आपको एक याद रखना कि जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, वैसे ही एंजाइम को रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, लाइक यूज़ करता है, एंड देन इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ लोअर डाउन। A enzyme which is synthesized in a cell and perform its enzymatic activity in the same cell, then which option is correct for such type of cell? तो ये इंट्रासेलुलर है क्योंकि वो सिंथेसाइज हो रहा है एंड देन परफॉर्म कर रहा है उसी की इंजाइमेटिक एक्टिविटी को। तो करेक्ट ऑप्शन इंट्रासेलुलर है, ठीक है। जबकि इंट्रासेलुलर एंजाइम इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो एंडो एंजाइम भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर है, वो सिंथेसाइज हो रहा है सेल के अपने अंदर और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स इंट्रासेलुलर या फिर एंडो होगा। कौन से एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर है? तो माइलेज, पेप्सिन, बोथ आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। सो करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। These biocatalysts which are only proteinaceous in nature are known as which type of enzyme? तो proteinaceous in nature होता है, इसका मतलब सिंपल है, लाइक कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसके बगैर कुछ एंजाइम काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस इन नेचर है तो उसको हम सिंपल एंजाइम कहेंगे, लेकिन अगर वो प्रोटीनेशियस प्लस नॉन प्रोटीनेशियस है तो उसको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। ये आपको पता ही है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन जो होलो एंजाइम है वो व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम है। तो आपको पता है कि जो कंपोजिशन के हिसाब से होलो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है, क्योंकि इसके पास एपो एंजाइम भी होता है और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है। जैसे अगर हम लोग पढ़ें ना तो ये याद रखो कि होलो एंजाइम का मतलब है कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम में मैं आपको बताती हूँ, लिख के बताती हूँ। या तो हमेशा ये लिखा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जो कोवलेंटली बाउंड हुआ होता है, लाइक बेसिकली परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये डिटैच नहीं हो सकता। जैसे अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कंटेन करता है पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल, तो इसको आपने याद रखना होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जबकि अगर हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करें तो इसमें हमारे पास नॉन प्रोटीन और प्रोटीनेशियस पार्ट दोनों आ जाता है। अब ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट हमारे पास जो कोफैक्टर है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जबकि अगर हम प्रोटीनेशियस पार्ट की बात करें तो उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। तो अगर हमारे पास एपो एंजाइम नज़र आ रहा है, अगर हमारे पास एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों आ रहा है तो उसको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होलो एंजाइम है, ठीक है। तो इन एक्टिवेटेड एंजाइम उसके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कोफैक्टर होता है जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। और आपने वो याद रखना होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एपो एंजाइम हो, प्रोटीनेशियस पार्ट हो, तो उसको हम सिंपल एंजाइम कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें दूसरे लफ्ज़ों में कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं वो विदाउट कोफैक्टर हो तो क्या होगा? तो ऑफ कोर्स वहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे मैंने गलती कर दी है शायद, यहाँ पे हाँ हम लोग कोफैक्टर ऐसे करके लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो हमारे पास ऐसे दो करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पीजी भी लिखना और सीएफ। तो अगर हम बात करें कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो विदाउट कोफैक्टर है तो उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, लाइक प्रोटीनेशियस पार्ट। और अगर प्रोटीनेशियस पार्ट और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जैसे हमारे पास कोफैक्टर है या फिर हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो उसको हम ले रहे हैं तो फिर हमारे पास वो होता है होलो एंजाइम, ठीक है। So correct option is conjugated enzyme is composed of non-proteinaceous part as well as which of the following तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, जबकि एपो एंजाइम प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है। मैंने पीपी लिख दिया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम, तो एपो एंजाइम होता है, मैं बता चुकी हूँ। एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम हैविंग मैक्सिमम एक्टिविटीज कॉल्ड होलो एंजाइम, इट्स इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड, तो वो इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर कहलाता है, जबकि को एंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट MCQ है हु प्रपोज द की एंड लॉक मॉडल, तो वो फिशर ने किया था, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल क्वेश्चन इन 1959 उन्होंने प्रपोज किया था ये मॉडल विद द नेम ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल। उन्होंने कहा था कि जो सबस्ट्रेट है वो कंबाइन होता है विद एन एंजाइम, जैसे कि कैसे ये कंबाइन हुआ विद एन एंजाइम एंड देन इसने इंड्यूस करा चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये चेंज इनेबल करता है कि जो एंजाइम है वो अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके मोर एफिशिएंटली।
अब यहाँ पे नेक्स्ट MCQ है, द ग्रूव और डिप्रेशन ऑन एंजाइम मॉलिक्यूल वेयर सबस्ट्रेट सुटेबली फिट्स इज नोन एज, तो वो एक्टिव साइट कहलाता है। मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा होता है। जैसे लॉक एंड की मॉडल आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ, जैसे पर्टिकुलर लॉक जो है वो अनलॉक होता है बाय पर्टिकुलर की। तो ये डिपेंड कर रहा होता है लाइक आप ऑफकोर्स ये फिजिकल कॉन्टैक्ट है बिटवीन सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल, और इसमें सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। रिजिड स्ट्रक्चर है, हमें बताया गया कि एक डिस्टिंक्ट शेप होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो चेंज नहीं होता, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू इट्स सबस्ट्रेट लाइक लॉक एंड की मॉडल सेम एज फॉर। अब नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द इंड्यूस फीड मॉडल, तो मैं पहले बता चुकी हूँ कोशलैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एक्सप्लेन द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम परफॉर्म इट्स एक्टिविटी, तो ऑफकोर्स इंड्यूस कर रहा है चेंज इन द स्ट्रक्चर। मैं बता चुकी हूँ कि इंड्यूस फिट मॉडल होता है, जबकि लॉक एंड की में बताया गया कि ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, अनचेंज होता है, और हमें देखने को मिलता है कि स्पेसिफिक जो लॉक है वो अनलॉक होगा बाय स्पेसिफिक की। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एन एंजाइम मॉलिक्यूल कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ को एंजाइम, तो परसेंट ऑफ एन एंजाइम मॉलिक्यूल जो कंट्रीब्यूट होता है बाय को एंजाइम, ये एक बुक की लाइन है और ये आपकी बुक की लाइन नहीं है। ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है कि सिर्फ 1% एंजाइम मॉलिक्यूल है जो कंट्रीब्यूट होता है बाय को एंजाइम, और ऑफकोर्स को एंजाइम जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव होता है विटामिन का, लाइक NAD वगैरह या फिर FAD रिस्पेक्टिवली। तो ये बिहेव करते हैं एज इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर, लेकिन ये होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ना कोफैक्टर्स की, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं इनटू प्रोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स, और कोएंजाइम डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन्स के। जबकि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कोफैक्टर के, प्रोस्टैटिक ग्रुप है जो डिटैच नहीं हो सकता, जो को परमानेंट पार्ट होता है, जो कोवैलेंटली बाउंड होता है, वो प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है। जबकि एंजाइम जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि परमानेंट पार्ट होगा एंजाइम का, ये अटैच होता है एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग और फिर डिटैच हो जाता है। हाउ मैनी परसेंट, ये हम कर चुके हैं ना, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ को एंजाइम, तो NAD FAD मैंने कहा कि को एंजाइम की बिल्कुल एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि को एंजाइम जो है वो डेरिवेटिव्स हैं विटामिन के। एंजाइम रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स टारगेट, तो ऑफकोर्स एंजाइम रिएक्ट करता है अपने सबस्ट्रेट के साथ, प्रोडक्ट के साथ कभी कभी करेगा जब फीडबैक इनहिबिशन हो रही होगी तो, और एक्टिव साइट एक साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच एंजाइम शो इट्स प्रॉपर एक्टिविटी इन ह्यूमन बींग्स, ऑफ कोर्स, तो वो 37 to 38 सेल्सियस होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 37 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा 98.5 फ़ारेनहाइट होता है, और 37 to 38 या फिर 36 to 37 एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है सेल्सियस में। एट वॉट टेम्परेचर ऑल द प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकम डीनेचर एंड डिस्ट्रॉयड, तो वो 100 सेल्सियस है। जबकि अगर हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो वो हमारे पास वही 37 होता है। डीनेचर या फिर बिल्कुल तबाह जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो 100 पे होते हैं, और जो 0 है उस पर ये इनएक्टिव ज़रूर हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन वर्क बेस्ट, तो ये 5 पेपर में आया था। 1.4 होती है पेप्सिन की pH, जबकि जो ट्रिप्सिन वगैरह है वो 8 तक जाते हैं। These are the substrate which can easily after the enzyme activity by causing acceleration or inhibition in action, तो ये substances हैं जो easily alter करते हैं enzymatic activity को by acceleration और inhibitions। of course अगर हम inhibitors की बात करेंगे तो वो सिर्फ inhibition करवा सकते हैं, अगर हम activators की बात करेंगे तो वो सिर्फ activation करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन किसको कंसिडर करेंगे, कोफैक्टर्स को, क्यों, क्योंकि कोफैक्टर्स में ही कोएंजाइम आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी बेसिकली, ठीक है, यह आपने याद रखना है। इसके बाद है एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी एसिलेटेड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड, तो वो एक्टिवेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिलेशन की बात हो रही है बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। करेक्ट ऑप्शन इज एक्टिवेटर्स। इसके अलावा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटर्स एक्सेप्ट, तो मैग्नीशियम, निकल और मैग्नीज, ये हमारी बुक में एग्जांपल्स लिखी हुई थी, आपकी बुक में एग्जांपल्स नहीं है, बट आपने ये याद रखना है कि एक्टिवेटर्स जो हैं वैसे ही होते हैं, मैग्नीज वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो वो एज आ एक्टिवेटर काम कर रहे होते हैं, लेकिन सोडियम इज़ नॉट एक्टिवेटर। सोडियम अगर हम बात करें ना तो ये भी एक मिनरल है, बट ये कभी भी एक्टिवेटर के तौर पे काम नहीं करता, इसका ऐसा कोई काम नहीं होता। इसका सिर्फ ये काम होता है सोडियम को, जैसे आप लेते ही हैं NaCl वगैरह आप ले रहे हैं, तो सोडियम नहीं होगा तो आपके मसल्स की सोडियम और पोटेशियम आपने पढ़ा ही होगा, तो एक्टिवेशन भी कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिवेटर्स एक्सेप्ट, तो यहाँ पे भी यही पूछा हुआ, जिंक है, मैग्नीज है, एन वगैरह, तो एन ऑफ कोर्स आर नॉट दी एक्टिवेटर, ये कोएंजाइम होता है क्योंकि ये विटामिन डेरिवेटिव्स हैं। हुज एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स तो वो होता है जिंक से, और जो मैग्नीशियम है वो होता है बाइफॉस्फेट, एमपी और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जिंक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं और ये हमारी बुक में थे, आपकी बुक में नहीं है ये एग्जाम्पल भी, आई नो। अगर आपकी बुक में नहीं है तो ये नहीं पूछे जाएंगे, बट ऑफ कोर्स मैं आपको MCQ सॉल्व करवा रही हूँ तो इसीलिए मैं सारे MCQs करवा दूँगी। नेक्स्ट MCQ एंड प्रेजेंस ऑफ व्हाट सब्सटेंसेस एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स आर डिक्रीज, तो वो इनहिबिटर्स होते हैं जो इनहिबिशन कर देते हैं, एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम को डिक्रीज कर देते हैं। दोज इनहिबिटर्स विच रिजेंबल टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड ट्राई टू बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम आर कॉल्ड, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होता है क्योंकि वो कम्पीट कर रहे होते हैं विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि वो रिजेंबल कर रहे होते हैं टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड देन बाइंड करते हैं विद द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। करेक्ट ऑप्शन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जबकि वो एंजाइम्स वो सबस्ट्रेट जो लिमिट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बाय बाइंडिंग टू इट अनदर साइट, जिसको हम एलेस्ट्रॉनिक साइट कहते हैं, अनदर साइट, वो हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं और ये वहाँ जाके फिट होते हैं और फिर उसकी शेप को ही चेंज कर देते हैं। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होगा, क्योंकि वो बाइंड करता है अनदर साइड से एंड देन शेप को चेंज कर देता है। अब उसकी वजह से तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकेगा एक्टिव साइट पे, एंड देन उसकी वजह से आपको पता है कि कभी भी आप इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल होता है। जबकि अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें तो अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ा देना तो सबस्ट्रेट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ गए तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज़ होगा और सबस्ट्रेट के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो बाइंड कर जाए। तो ये जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, जबकि जो हमारे पास एलेस्ट्रॉनिक साइड वाली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल, क्योंकि वो शेप को ही चेंज कर देते हैं। इसके अलावा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बट व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन एंजाइम, तो ये इनएक्टिवेशन कर देते हैं और ये DHS के पेपर में आया था, मुझे याद है 2023 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। 37 है एंटीबायोटिक सर्व एज इनहिबिटर्स फॉर एंजाइम इन बैक्टीरिया एज ए ब्लॉक एंजाइम एक्टिव साइट इन बैक्टीरिया रिमेन यूनेबल टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर, तो वो सेल वॉल है और ये भी पास्ट पेपर का MCQ है कि एंटीबायोटिक जो है ना वो सर्व करता है एज इनहिबिटर फॉर एंजाइम्स इन बैक्टीरिया, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट को, एंड देन जब एक्टिव साइट नहीं होता तो क्या होगा, कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकेगा एंड देन सेल स्ट्रक्चर सेल वॉल फॉर्म नहीं हो पाएगी। सो यस करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। एक चार्ट बना हुआ था, बहुत ज़रूरी होता है, इवन बुक में इतना सा भी चार्ट बना हुआ है ना उसको ज़रूर पढ़ना है, हाईलाइट करना है, क्योंकि उससे MCQ ज़रूर पूछे जाते हैं। ये हमारा MCQ आया था पास्ट पेपर 2023 में जब DHS ने लिया हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। और ये इनएक्टिवेशन है, यहाँ पे इनहिबिशन है, नन है और एक्टिवेटेड है, तो आपको पता ही है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ना तो इनहिबिट करती हैं ना एक्टिवेट करती हैं, लेकिन इनएक्टिवेट कर देती हैं एंजाइम को, क्योंकि हीट आ रही है ना, अल्ट्रावायलेट हीट आ रही है, हीट में इनएक्टिवेशन हो जाती है 100 सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक साइट विच इज़ एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स विद द सबस्ट्रेट, तो वो एक्टिव साइट है, बहुत इजी है, ठीक है। बाइंडिंग साइट पे बाइंड होते हैं, कैटालिटिक साइट में ये एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं बेसिकली, और इनहिबिशन साइड में तो इनहिबिशन हो रही होती है, लेकिन ये ऐसी कोई साइड है नहीं, आपकी बुक में नहीं बताया गया है। कोवलेंटली बाउंडेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि डिटैच नहीं हो सकते, परमानेंट पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इलस्ट्रेट दैट आफ्टर इंटरेक्शन विद द एंजाइम द एक्टिव साइट आर गेट मॉडिफाइड फॉर नो फर्दर रिएक्शन विद अदर, तो ये न्यूज फिट मॉडल होता है जिसमें चेंजेस आ जाती हैं, ये मैं बता चुकी हूँ डिटेल में। Permanently covalent bound cofactor with the enzyme is called with the given option, तो वो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है, परमानेंटली बाउंडेड है। यहाँ पे कोवलेंट ना भी लिखते तब भी आपको पता है परमानेंट पार्ट हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप ही होता है, ये कोवलेंटली भी लिखते साथ बिल्कुल सीधा, तो आपको पता है कि कोवलेंट को हम कभी भी डिटैच नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि परमानेंट पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड देन नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू एनहेंस एंजाइमेटिक एक्टिविटी व्हेन एडेड अलोंग विद दैट, तो वो हमारा एक्टिवेटर्स होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए नॉट इनहिबिटर्स, क्योंकि वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अब ये हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं एंजाइम के। लोकेशन ऑफ एन एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, तो वो एक्टिव साइट होती है हमारे पास, ये हमेशा याद रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, पीएच, कंसनट्रेशन, रेडिएशन सब इफेक्ट कर रहे होते हैं। आपको पता है कि अगर हम पीएच को ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए अबाउट एसिडोसिस और अल्कलोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है कि पीएच ड्रॉप हो जाती है। जो पीएच है ब्लड की वो 7.35 टू 7.45 है। अगर 3.5 से कम होगा तो इसको हम एसिडोसिस कहते हैं, और अगर 4.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है अल्कलोसिस। एसिडोसिस में एसिड ज़्यादा हो जाता है, अल्कलोसिस में बेस ज़्यादा हो जाती है। अल्कलाइन और बेसिस एक ही टर्म है जो यूज़ हो रही होती है। तो जब भी पीएच ज़्यादा या कम होगा तो इसमें जो H प्रोटॉन है वो अगर हम एसिडोसिस की बात कर रहे हैं तो H प्रोटॉन है जो ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे। अब अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं और एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो वो क्या करेंगे, वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब नॉर्मली उसको फोल्ड कर देंगे, देन उसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अब एंजाइम जो है वो बहुत तरह के होते हैं। एंजाइमेटिक एक्शन ही है जो डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है। इवन हमारा हीमोग्लोबिन है वो ही ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा है, कैटालिटिक एक्शंस परफॉर्म हो रहा है। सब कुछ जो है वो फिब्रिनोजेन वगैरह है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। आपको पता है इतनी सारी, केराटिन हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है अब नॉर्मली फोल्ड होकर वो अपना एक जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई हम कहेंगे कि पीएच ऐसे इफेक्ट कर रही होती है। इवन टेम्परेचर भी ऐसे ही इफेक्ट करता है कि ये उसका जो एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उसको आयनाइज कर रहा होता है, एंड देन आपको पता ही है कि डीनेचुरेशन हो जाती है 100 सेल्सियस पे, जबकि 0 सेल्सियस पे वो इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा अल्कलोसिस की बात करें तो जो अल्कलोसिस है उसमें बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाते हैं, एसिड कम हो जाता है। तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो निकल जाएगा कंपनसेट करने को रिएक्शंस के लिए, क्योंकि हमारा जो पीएच है वो बिल्कुल स्टेबलाइज रहना चाहिए। तो वो जो एंजाइम से प्रोटॉन निकल रहा है उसकी वजह से भी अनफोल्डिंग होगी, और वो फोल्डिंग हो रही है अब नॉर्मल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबव। हॉलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, तो वो एपो एंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है, प्रोटीनिशियस पार्ट और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, और हॉलो एंजाइम को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। एन एंजाइम इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोडिंग एक्टिवेशन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ऑफ कोर्स आपको पता है कि यही हमें स्पीड अप करने के लिए ज़रूरी होती है कि हम सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जीज को चाहिए ताकि वो एंजाइमेटिक एक्शन को परफॉर्म कर सके। सम एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट टू बिहेव कैटालाइटिकली, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एपो एंजाइम है क्योंकि वही नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। Okay, so next MCQ है antibiotics interfere with some aspect of growth or metabolism of the target organism such as, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एंजाइम एक्शन है क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो सर्व करती है एज अ इनहिबिटर फॉर एंजाइम्स इन बैक्टीरिया, ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, एंड देन ऑफ कोर्स उसकी वजह से बैक्टीरिया यूनिबल हो जाते हैं टू फॉर्म दी सेल वॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज एंजाइम स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, करेक्ट ऑप्शन है। ये इनहिबिट हो जाते हैं ड्राई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से। ऐसा नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से सिर्फ और सिर्फ अगर हम कम्पीट करवाते हैं सबस्ट्रेट के साथ और सबस्ट्रेट ज़्यादा होते हैं तो वो इरिवर्सिबल होता है। इसके अलावा हमारे पास है ये फॉर्म्ड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऐसा नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये फ़र्क होता है कि उनके पास जो है वो प्रोटीन्स नहीं होते, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स होते हैं। तो 3 तो नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया। दे आर ओनली फाउंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दी सेल, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो 1 और 2 है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अटैच होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सर्कुलेट भी कर रहे होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह आपने पढ़ा है। तो येस करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 और 2 ओनली। MCQ अबाउट पेप्सिन, तो ये हम कर चुके हैं 1.4। सो दैट सेट दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चैप्टर के MCQs करेंगे। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।